नमस्कार, दिल्ली मुंबई हॉटलाइन में आपका स्वागत है। The Delhi Mumbai Hotline. मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और मेरे साथ हैं द एवर डैशिंग एंड ग्लोइंग, जिनके बारे में तमाम दर्शक कमेंट्स में लिखते हैं कि जरा एक बार ये सवाल पूछे कि सोहित मिश्रा की स्किन इतनी चमकती क्यों है, और सोहित मिश्रा कहीं गलती से ये बोल दें कि ये जो मुझे गाली पड़ती है उससे और पसीने से मैं अपना चेहरा मल लेता हूं। मैं बोलने वाला हूं संकेत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। हमारा पिछला एपिसोड आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सराहा, देखा, पसंद किया, बहुत सारे कमेंट्स आए। ये देख करके बड़ा अच्छा लगा। कहीं ना कहीं इस की हुई बातचीत का कहीं ना कहीं असर हो रहा है। एक गुजारिश फिर से शुरुआत में ही, मेरा चैनल डबल चेक बाय संकेत और सोहित का चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल, इन दोनों को आप क्लिक करें, सब्सक्राइब करें। नीचे आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब की बटन, वो अगर आप कर दें तो ये हम दोनों के लिए बहुत ही, मतलब आप ये समझिए कि एक तरीके से आपके प्रति आभार व्यक्त करने का एक मौका, और क्योंकि हम बहुत तमाम कार्यक्रम लेकर के आते हैं, हफ्ते भर तक लेकर के आते हैं, वो आपके साथ साझा करने में हमको आसानी होगी। और ये कार्यक्रम तो है ही। एक अपील सोहित की तरफ से भी। बिल्कुल दर्शकों, अगर हर हफ्ते 12 बजे रविवार के दिन हम आपके सामने आते हैं तो उसकी एक वजह यह है कि जो प्यार आपने दिया है, जिस तरह के कमेंट्स, जिस तरह से अभी आप लोग सभी वीडियोस को देख भी रहे हैं, उसके लिए हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत आभार। और इसलिए हर हफ्ते दोपहर 12 बजे रविवार के दिन बाय हुक और बाय क्रुक, एक हफ्ता रह गया था, उसे छोड़ दें अगर आप, तो हर हफ्ते हम आते रहे हैं और जो भी हमारे दिल की बात है वो आपके सामने रखते रहे हैं। पिछले हफ्ते तो हमने लाइव भी किया था जिसमें बहुत ज्यादा प्यार आप सभी की ओर से मिला, और उम्मीद यही है कि इसी तरह का प्यार ये जो सेगमेंट है जो हर हफ्ते 12 बजे आप देखते हैं उसे तो मिले ही, लेकिन संकेत उपाध्याय उनके चैनल पर डबल चेक बाय संकेत उपाध्याय और मैं मेरे चैनल पर सोहित मिश्रा ऑफिशियल पूरे हफ्ते कई सारे काम करते रहते हैं। आज भी बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत में ये अपील करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग आते हैं और आपकी ओर से जिस तरह से आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, बातचीत करते हैं, उसका बहुत ज्यादा असर और बहुत ज्यादा फायदा हमें मिलता है। संकेत, अब आज के अगर इस वीडियो को हम शुरू करें तो जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तब इस देश में बहुत सारी चीजों पर बात हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर बात हो रही है वो ये है कि 4 मई को क्या होगा। 4 मई को क्या होगा, पश्चिम बंगाल में क्या होगा, केरल में क्या होगा, तमिलनाडु में क्या होगा, पौंडीचेरी में क्या, पुदुचेरी में क्या होगा और साथ ही साथ असम में क्या होगा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का कहीं पर है तो वो पश्चिम बंगाल को लेकर है। इसे लेकर कई सारे एग्जिट पोल भी आए हैं, आज उस पर चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल पर खास तौर पर किस तरह का ये पूरा चुनाव रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। और संकेत, आपको याद होगा जो पहला दिल्ली मुंबई हॉटलाइन हमने शुरू किया था उसमें आपने कहा था मे द 4th बी विथ यू, तो 4th आने वाला है। और क्यों आपने कहा था मे द 4th बी विथ यू, उसका लोगों की जेब से क्या लेना देना है, उस पर भी आज चर्चा करेंगे। संकेत, बिल्कुल, मे द 4th क्यों बी विद यू, क्योंकि 4th मई जब आएगा तो उसके धीरे धीरे कुछ असरात आपको हेडलाइंस के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं कि इतना रुपया बढ़ सकता है, उतना रुपया बढ़ सकता है, पेट्रोल ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। कुछ बातों को भ्रम बताया जाता है, लेकिन एक चीज तो तय है बच्चों की, बढ़ेगा तो सही, क्योंकि उस तरीके की परिस्थितियां हैं। उसके बारे में बात करेंगे आगे चल के, लेकिन जैसे कि सोहित ने बताया, शुरुआत करेंगे चुनाव में एग्जिट पोल से। और मैं ये भी बता दूं, चाहे सोहित हो चाहे मैं हूं, हम लोगों ने एग्जिट पोल की जिस तरीके से जो बहुत जोर शोर से जो चर्चा होती है, ना सोहित ने अपने प्लेटफॉर्म पर और ना ही मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर उसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा सेलिब्रेटरी या उसको बहुत गंभीरता से कि फलाना ये कह रहा है, ढिमकान ये कह रहा है, इस तरीके का हमने कोई कार्यक्रम नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि एग्जिट पोल अपने आप में मजाक बन चुका है, और अब वो इस कदर का मजाक बन चुका है कि अब खुद एग्जिट पोलस्टर्स भीगी बिल्ली बन गए। बहुत सारे एग्जिट पोलस्टर्स ने
यह तय किया है कि हम तो नंबर ही नहीं देंगे। कुछ लोगों की वजह यह बताई जा रही है कि लोग हमसे बात नहीं कर रहे, कुछ लोग तो बस नंबर ही नहीं दे रहे हैं, कुछ लोगों ने बहुत पहले सीट प्रोजेक्शन करना बंद कर दिया कि अब से हम सिर्फ वोट शेयर देंगे, सीट शेयर नहीं देंगे, और इस बार तो वो भी नहीं दिए। देखिए, मोटी मोटी बात यह है सोहित कि एक छोटी सी कुटीर उद्योग, उद्यम सर्टिफिकेट प्राप्त कुटीर उद्योग बन गया था एग्जिट पोल, और इस कुटीर उद्योग पर आरोप लगे थे 2024 में कि यह किया जाता है स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, कि आप उसमें किसी और को जीता हुआ बताएं, उसको लेकर के मार्केट सेंटिमेंट प्रभावित हो, 3-4 दिन तक पैसा अप डाउन हो, फिर मार्केट में चढ़ा करके भी पैसा बनाएं, गिरा करके भी पैसा बनाएं। इस तरीके के आरोप एग्जिट पोल पर लगे। उसके बाद भी तमाम एग्जिट पोल हुए, लेकिन एग्जिट पोल्स आर इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट एट एन ऑल टाइम लो, और उसका असर हमको देखने को मिला है कि मैं नाम ले देता हूं, एक प्रदीप गुप्त जी हैं एक्सिस माई इंडिया के, उन्होंने तो टीवीके को, विजय को, एक्टर विजय को 30% से ज्यादा वोट शेयर दे दिया है तमिलनाडु में। उनको वहां पर बहुत बैकलैश हो रहा है। केरला में जो उन्होंने बोला और तमाम जगह बोला, असम में सरकार बना रहे हैं वो हेमंत बिस्व शर्मा की, लेकिन बंगाल सबसे हॉटली कंटेस्टेड कॉन्टेस्ट, उसमें इन्होंने इस बार कोई आंकड़े नहीं दिए। आपको ये बता दें, ये वही हैं जो बंगाल 2021 में भी गलत हुए थे, ये वही हैं जो 2024 में भैं भैं करके रोए थे, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल दो दो मन आंसू ऐसे यूं करके स्टूडियो में। फिर इनको बताया गया कि नहीं, ऐसे नहीं करते, ये तो हो जाता है। फिर उसके बाद एक आधा बार इन्होंने हाथ आजमाया। मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले मैं जिस कंपनी का संचालन करता था, उसमें मेरा भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ इनके साथ को चेयर करना एक एग्जिट पोल का कार्यक्रम। एग्जिट पोल इनका था, वो मेरी संस्थान ने वो कार्यक्रम नहीं कराया था, पर बतौर एंकर मैं इनके साथ इसलिए जुड़ा क्योंकि देखिए ऐसा है, आई डोंट बिलीव फंडामेंटली इन थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। अगर कोई इंसान कोई धंधा कर रहा है तो ही इज पुटिंग हिज नेक ऑन द लाइन, तो जान तो लें। कंप्लीट बॉयकॉट और वो, उसमें मैं विश्वास कभी नहीं रखता हूं। फिर तो इस हिसाब से हम किसी से सवाल ही नहीं पूछ पाएंगे। तो आइए, आपसे सवाल पूछा है, और उस कार्यक्रम में सोहित, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने पहले ही बोल दिया था उनको कि इस कार्यक्रम में आपके नंबर बाद में आएंगे, पहला आधा घंटा मेरे पास ये 15 सवाल हैं, मैं ये पूछूंगा, ग्राफिक बना करके पूछूंगा। एंड ट्रूथ बी टोल्ड, वो बाकायदा ग्राफिक बने और उसके जवाब इन्होंने दिया। जवाब संतोषजनक थे या नहीं थे वो बात अलग, वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड गिना रहे थे, देखिए मेरा 92% का ट्रैक रिकॉर्ड सही है, उनकी बात अलग। लेकिन सवाल से नहीं भागे। इस बार सवाल तो छोड़िए, वो पोल से ही भाग गए, एग्जिट पोल ही नहीं कराया। एक सी वोटर साहब हैं यशवंत देशमुख जी, बहुत वेरी एरुडाइट, पढ़े लिखे, आजकल उनका बेस दुबई में है। सी वोटर एक बड़ी संस्था है, आप सब जानते हैं, लेकिन यशवंत देशमुख ने भी कोई पोल जारी नहीं किया। लास्ट में एक बात जरूर बोलूंगा और उसके बाद सोहित आपके विचार जानेंगे। देखिए, ट्रस्ट इन एग्जिट पोल is going down because there is a lot of conversation of trust going down in actual polls. जब देश में एक चर्चा चुनाव आयोग की निष्पक्षता, एसआईआर एक्सरसाइज के दोगलेपन, 91 लाख लोगों के वोटिंग प्रोसेस से बाहर निकल जाने, 27 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज से बाहर होना, उसमें से सिर्फ 1607 केसेस को अप्रूव करना, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना और वहां से राहत न मिलना, जब चर्चा इस तरीके, आज भी एक सैटरडे को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी गई है कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस ही क्यों मैन करें, उसमें और डिपार्टमेंट्स क्यों ना हो। मोटी, अच्छा, ठप्पा लगना, केरलम में आप याद कीजिए कि वो बीजेपी का ही ठप्पा लग करके चला गया था। तो ओवरऑल एक ट्रस्ट फैक्टर पर सवाल तो इलेक्शन प्रोसेस पर ही उठ रहे हैं।
तो जब इलेक्शन के ट्रस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, तो इलेक्शन से रिलेटेड जो पोल हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस पर भी उठेगा। तो ये एक आपको प्रक्रिया देखने को मिल रही है एग्जिट पोल्स को लेकर के। सोहित जी बिल्कुल। और जैसे कि संकेत ने कहा, मैं दर्शकों को बता दूं कि संकेत, मेरा ऐसा मानना है कि टीवी में होता यह है कि आपने इतने हफ्ते, इतने महीनों तक एक चुनाव को कवर किया है, अब उससे नतीजा आने में 3-4 दिन का समय बचा है, और ये होता है ड्राई पीरियड, डल पीरियड। तो इसमें आप क्या करेंगे? तो इसमें ऐसा होता है कि ये सारे एग्जिट पोल आए जाते हैं, फिर इसे लेकर पूरे शोज बनाए जाते हैं, डिबेट होता है, बहस होता है, फिर पूरी चीजें होती है, और आखिर में अगर आपके अनुसार अगर आंकड़े नहीं आते तो कहते हैं देखिए ये तो एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल और एक्चुअल रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है, यह हम बार बार दर्शकों को बता देते हैं। अब यहां पर दिक्कत, जैसे कि आपने कहा, एसआईआर एक मुद्दा है, कई सारे मुद्दे हैं, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर आप और मैं लगातार बात करते रहे हैं। आज भी हम पश्चिम बंगाल, इसके बाद जो बात करेंगे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव किस तरह से रहा है उस पर भी करने वाले हैं। लेकिन संकेत, अब मैं एक एग्जाम्पल से ही शुरू करता हूं। समझिए कि पश्चिम बंगाल में कोई जाता है और वहां पर वो सर्वे करता है। अब कई लोगों का मैं देख रहा था, कोई कहता है मैंने 40,000 लोगों के सर्वे किए, 50,000 लोगों के सर्वे किए। अकेले पश्चिम बंगाल से 91 लाख वोट्स एसआईआर के जरिए निकाल दिए गए, 91 लाख लोगों के नाम निकाले गए। अब आपने अगर सोचिए 40,000 लोगों का सर्वे किया, हो सकता है उसमें से 30,000 लोगों ने वोट ही नहीं दिया हो, लेकिन उनके आधार पर आप एक एग्जिट पोल बनाते हैं और उसे दिखाया जाता है, तो उसे कितनी विश्वसनीयता के साथ लिया जाए। अच्छा, 2021 के वेस्ट बंगाल के भी अगर आप पोल ऑफ पोल्स मैंने निकाले थे अभी बैठकर, तो 2021 में अगर आप कई सारे एग्जिट पोल को देखें तो उसमें उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को 155 सीटें दी थी, भारतीय जनता पार्टी को 126 और कांग्रेस को 12। और ये ऐसा बताया था कांटे की टक्कर है ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी में। लेकिन जब नतीजे आए थे संकेत, तब एक्चुअल वेस्ट बंगाल में 216 सीट्स मिले थे तृणमूल कांग्रेस को, 70 कहां 126 और 77 सीट्स मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी। आप तो याद ही है, आपको लोगों ने 400 पार करा दिया था। अभी 2024 में 390, 370, 380 अकेले भारतीय जनता पार्टी ला रही है। कैसे 400 पार पूरा एनडीए जा रहा है, कई सारी चीजें बताई गई। और उससे पहले लोग नाचते भी थे, जिस प्रदीप गुप्ता का आपने नाम लिया, और जिस दिन उनके अनुसार नहीं हुआ उस दिन वो रोने भी लग गए। लेकिन उससे पहले हुआ क्या? एक बार नाचने वाला स्टेप फिर से दिखाइए, बड़ा अच्छा दिखा। लेकिन ऐसे करके नाच रहे थे, आपको आपके आंखों के सामने वो विजुअल तो आ ही गया होगा संकेत, राजदीप और वो कैसे नाच रहे थे। बहरहाल, लेकिन हुआ ये है कि आपका जो पूरा मेथोडोलॉजी है उसे भी लेकर सवाल कहीं ना कहीं उठने लगा। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना भी चाहता हूं दर्शकों को। जब एक्सेस माई इंडिया ने एक ट्विटर पर संकेत अपना डाला भी है कि उनका मेथोडोलॉजी क्या था, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि हमने 44, ये तमिलनाडु को लेकर है, कि 44,460 लोगों का हमारा सैंपल साइज था, 96 सर्वेयर्स थे हमारे, 234 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम गए, हमने 16 इनोवा कार का इस्तेमाल किया और 16,477 किलोमीटर हम गए हैं। लेकिन ये मेथोडोलॉजी नहीं होता, लोग वही कह रहे हैं। आपको ये देखना होगा कि आपने किस आधार पर सैंपल सर्वे किया, आपने रैंडमली कैसे सिलेक्ट किया, कैसे आपने उनके वो क्या कह रहे हैं, क्या आपके प्रश्नावली थे, उस पर बात ना करते हुए मैंने कितने इनोवा कार का इस्तेमाल किया। नहीं, मतलब ये तो वही बात हो गई कि इनोवा की जगह अगर छकड़ा रिक्शा इस्तेमाल किया होता तो गुणवत्ता कम होती। इनोवा टोयोटा क्योंकि रिलायबल गाड़ियां बनाती है, इस वजह से सैंपल मजबूत है। जी, तो आप सोचिए अगर ये मेथोडोलॉजी है तो पहले तो पूरे मेथोडोलॉजी पर ही सवाल उठना चाहिए। और बार बार हमने देखा है कि चुनाव आयोग को लेकर तो सवाल उठ ही रहा है, एग्जिट पोल को भी लेकर। ये मैं मानता हूं कि एक मनोरंजन है, कि एक बिल्टअप है। रिजल्ट के दिन लोग आपके टीवी चैनल पर सुबह 6 बजे से आकर रुक जाएं, उसके लिए आप 3 दिन से आंकड़े बताएं और आप दिखाने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं। तमिलनाडु में क्योंकि वोटिंग हुआ है, तो आप देखिए कि इनके बीच में असर भी कितना है। एक्सेस माई इंडिया ने जो टीवी के है, जो विजय एक्टर है उनकी पार्टी को, एक्सेस माई इंडिया ने 98 to 120 सीट्स दिया है। तो कोई वोट वाइप करके है, उसने इन्हें 4 से 10 सीट दिया है।
आप देख रहे हैं 98 से 120 कोई दे रहा है और कोई 4 से 10 दे रहा है। अगर आप सर्वे कर रहे हैं, ये कौन सा सर्वे है कि किसी को एकदम पूरी मेजोरिटी दिख रही है, किसी को लग रहा है कि कोई माहौल ही नहीं है, और इस सब के बीच में हम किस तरह से विश्वसनीयता रखें कि ये जो एग्जिट पोल हैं ये सही साबित होते हैं। जो संकेत ने कहा इसका इस्तेमाल शेयर मार्केट पे किया जाता है, तभी भी अमित शाह की ओर से कहा गया था कि आप देखो शेयर मार्केट कितना ऊपर जाएगा। 3 दिन तक ये पूरा सर्वे और ये एग्जिट पोल आने के बाद शेयर मार्केट ऊपर 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 गया, और एक दिन धड़ाम से जिस दिन नतीजे आए थे, मुझे लगता है वो तारीख भी 4 तारीख ही थी, 4 जून था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उस दिन जब नतीजे आए थे तब धड़ाम से ये पूरा शेयर जो है वो नीचे गिर गया था। फिर यही लोग संकेत जो 3 दिन तक ये एंकर बता रहे थे कि क्यों 400 पार जाएंगे, अचानक से सुबह से बताने लगे कि क्यों ये 240 पर अटक गए, क्यों अपने दम पर मेजोरिटी पर नहीं लाए। यानी कुछ भी होगा, गिरे तो भी टांग ऊपर जो है, ये फिलहाल टीवी मीडिया का काम है कि कुछ भी हो जाए ये तो कहेंगे हमने कहा ही था। ऐसी एक प्रजाति ट्विटर पर भी मौजूद है, जो आ जाए कहेंगे मुझे तो पता था यही होने वाला है, ये तो मैंने बहुत पहले कह दिया था। तो मेरा ऐसा मानना है, और आज इसलिए भी हम बात कर रहे हैं कि एग्जिट पोल में जिस तरह के नतीजे आते हैं और जो सच्चाई होती है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अब ममता बनर्जी भी ये बात कह रही हैं कि एग्जिट पोल ऐसा नहीं लगता कि आपने लोगों से सर्वे करके किया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आंकड़े दिए गए हैं। और संकेत, इस सब के बीच में आपने भी परकला प्रभाकर जी का इंटरव्यू किया था, मैंने भी किया हुआ था, और उन्होंने बताया था कि कैसे वेस्ट बंगाल में रात 8 बजे से लेकर सुबह 2 बजे के बीच में 57 लाख जो वोट्स हैं उसे बढ़ा दिए गए। केवल रात 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच 17 लाख वोट्स बढ़ा दिए गए। उस पर कहीं कोई चर्चा 2 साल बाद भी नहीं हो रही है। लेकिन ऐसे फर्जी एग्जिट पोल पर, जिसका एक्चुअल में लेना देना भी नहीं है और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, उस पर जितनी चर्चा टीवी पर पिछले 3 दिन से हो रही है, उसके वजह से हम इस वीडियो को बनाकर लोगों को बताना पड़ रहा है कि किस तरह से इसका पूरा बिजनेस मॉडल होता है, बहुत सारा एड रेवेन्यू होता है, और आप एक तरीके से बिल्डअप करते रहते हैं रिजल्ट वाले दिन के लिए। तो इसकी विश्वसनीयता को लेकर तो सवाल उठ ही रहा है। जब 91 लाख लोगों को आप केवल एक राज्य से निकाल देते हैं वोट करने से, आपके सर्वे कितने सही हैं, उनमें से कितने लोग उसमें थे नहीं थे, वैसे ही उन्होंने वोट किया नहीं किया। और जो प्रदीप गुप्ता कह भी रहे हैं कि लोग बात ही नहीं कर रहे थे। पहले तो कहा गया था कि बुधवार के बजाय गुरुवार को पश्चिम बंगाल के नतीजे या पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल दिए जाएंगे। फिर गुरुवार को अचानक से ऐसा कहा जाता कि अरे हमारे पास डेटा ही मौजूद नहीं है, लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। या वाकई डेटा मौजूद नहीं है, या फिर ऐसा है कि एक बहुत बड़ा रिस्क है कि एक को दे दें, दूसरा आ जाए, फिर से ठप्प से विश्वसनीयता नीचे गिर जाए, उनको दे दें, ये आ जाए, फिर से नीचे विश्वसनीयता गिर जाए। तो ये क्योंकि ये पूरी क्रेडिबिलिटी को लेकर लगातार सवाल उठती रही है। और मेरा ये मानना है कि क्रेडिबिलिटी केवल ये एग्जिट पोल करने वालों की नहीं होनी चाहिए। जिन चैनल्स पर दिन रात इसे दिखाकर पैसा कमाया जा रहा है, उनके भी क्रेडिबिलिटी पर संकेत सवाल उठाने की जरूरत है कि आप 3-3 दिन ऐसा लगता है कि इस देश में और कुछ हो नहीं रहा, केवल और केवल एग्जिट पोल और एग्जिट पोल पर ही चर्चा है। एकदम सही। और ये जैसे आईपीएल होता है ना, वो अभागा आईपीएल जो पता नहीं कौन देख रहा है, क्योंकि आप जब ऐप खोलें तो उसमें लिखा रहता है 7.2 करोड़ व्यूज, लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा में तो मैं देखता नहीं हूं आईपीएल। उसी तरीके से ये 3 दिन का टीवी पर एक आईपीएल मैच की तरह है, एग्जिट पोल प्रीमियर लीग ईपीएल। ये 3 दिन का टूर्नामेंट होता है, वोटिंग के खत्म होने के बाद शुरू होगा, और अब जो है ये और फैलता जा रहा है। जैसे 2-3 राज्य होंगे तो उसमें ये बोला जाएगा कि इस राज्य का आज, बाकी कल, फिर परसों, मतलब वो एक दिन भी नहीं, उसको और खींच खींच के रिजल्ट तक। क्योंकि जैसे कि आपने सही बताया कि भाई कुछ तो ढिंडोरा पीटते रहें, कुछ तमाशा करते रहें, और तमाशा की हमेशा चर्चा होती है। हम लोगों को भी तो देख लीजिए, मतलब कुछ लोग आज की डेट में इसको संकेत उपाध्याय और सोहित मिश्रा की हिपोक्रेसी कह सकते हैं, दोगलापन कह सकते हैं, कि गाली दे रहे हैं लेकिन चर्चा तो एग्जिट पोल की कर रहे हैं, कह लें। बट पॉइंट इज, अब इन एग्जिट पोलस्टर्स को भी समझ में आ रहा है कि विश्वसनीयता सही में डामाडोल हो रही है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया की ही विश्वसनीयता पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं। तो हम उसके ऊपर जो इमारत बना रहे हैं उसकी विश्वसनीयता पर तो ऑब्वियसली आंच आनी है। तो कैसे बचा जाए? तो फिर एक काम करो, पहले तो सीट शेयर ही मत दो। इस पर मुझे याद है यशवंत देशमुख जी से बहुत बार बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि हम तो वैसे भी कभी नहीं देना चाहते थे सीट प्रोजेक्शन, क्योंकि
असली खेल होता है वोट शेयर। वोट शेयर। वोट शेयर अगर आप प्रोजेक्ट करें तो उसके आधार पर 10 या 15 अलग अलग फॉर्मूले बन सकते हैं सीट शेयर प्रोजेक्शन के। तो शुरुआत में सी वोटर ने शुरू किया 2 या 3 अलग अलग वर्जन देने के, कि अगर ऐसा हो जाता है तो इतनी सीट, ऐसा हो जाता है तो उतनी सीट। तो बहुत सारे चैनल्स जो ये कमीशन कराते थे उन्होंने बोला ये क्या है, चिट भी मेरी पट भी मेरी, मतलब अपने आप को सिक्योर करने के लिए नंबर लो, स्टिक योर नेक आउट, जो ये कहा जाता है ना, एक नंबर दो। अब इसमें कुछ लोग आउटलायर बनने के लिए, देखिए ऐसा है, मैं कोई अगर एक बहुत ही रैंडम या अलग बात नहीं करूंगा तो चर्चा में कैसे आऊंगा। तो ये वाली लीग पकड़ी जनाब प्रदीप गुप्ता ने, एक आधा बार फॉर्मूला हिट हो गया, और खास तौर से दिल्ली के संदर्भ में जब ये वाला डांस हुआ था, जब वो मैकरीना हुए थे, तो वो दिल्ली के संदर्भ में हुआ बिकॉज ही वॉज द आउटलायर। उन्होंने तब ये सोचा कि जरा करके देखें। उसके बाद से उनके आउटलायर एपिसोड्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए नहीं हैं। एक और चीज हुई है, और ये सब दर्शकों को जान लेना बहुत जरूरी है। ये जितनी बड़ी बड़ी एग्जिट पोल की कंपनीज हैं, ये सिर्फ एग्जिट पोल करती हों ऐसा आप मत सोचिए। इनको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स प्राप्त हैं। अलग अलग राज्यों में राज्य की जो स्कीम्स होती हैं उसके सर्वेक्षण का काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के सर्वेक्षण का काम करते हैं, खुद अपना ऐप बना करके और एक डेटाबेस तैयार करते हैं जो ये अलग अलग सरकारों को बेचते हैं, क्लाइंट सिस्टम। तो ये ऑलरेडी एग्जिट पोल करके और नाम करके हजारों हजार एम्प्लॉइज रख के और कामों में जा चुके हैं। तो सोहित, अब एग्जिट पोल करके कोई बहुत ज्यादा इनको लाभ नहीं मिल रहा, पैसा तो कहीं और से आ रहा है अब, और जहां से पैसा आ रहा है इज इक्वल टू सरकारें। अब आप उनके खिलाफ एग्जिट पोल कैसे करोगे? अगर आपने जहां से आप कॉन्ट्रैक्ट पा रहे हैं और उस सरकार को आपने एग्जिट पोल में हारा हुआ दिखा दिया, भाई लक्ष्मी दर्शन प्राप्त पत्रकारों की भी यही कहानी है ना, कि आप एक सरकार के खिलाफ कैसे बोलोगे अगर वहां से आप एड प्राप्त हो। सारे चैनल्स पर यही तो आरोप है ना, कि वो तो एड का ताला बंद कर देगा, रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। यही चीज एग्जिट पोलस्टर्स के साथ भी है। इस वजह से अब आप देखेंगे इंक्रीजिंगली, धीरे धीरे वो एग्जिट पोल प्रक्रिया से अपने आप को रेक्यूज करेंगे। जज साहिबा केजरीवाल केस में रेक्यूज करें या ना करें, एग्जिट पोलस्टर्स एग्जिट पोल से अपने आप को रेक्यूज कर रहे हैं। रेक्यूज करने के पीछे की वजह यही है कि इतना रिस्क लेने की अब जरूरत नहीं है। नोट तो आ रहे हैं ना यार, और सब तरीकों से नोट आ रहे हैं, तो धीरे धीरे अपने आप ही एग्जिट पोल की प्रक्रिया खत्म कर देंगे। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा आखिरी बात, और ये क्योंकि विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स की बातें हैं सोहित, और बहुत करीब से देख ली हैं, इस वजह से मैं दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूं, आपके साथ भी, आपको मजा आ जाएगा ये सुन के। देखिए होता क्या है, जब एक एग्जिट पोलस्टर बहुत बड़ा हो गया है, करोड़ों में एग्जिट पोल कमीशन करता है, अब हर किसी की तो औकात नहीं है करोड़ों का एग्जिट पोल कराने की, कुछ नीचे लेवल के भी हैं। तो जब आप निचले लेवल पर हैं और आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, तो आप सस्ते वाले एग्जिट पोल भी, तो इस वजह से आप देखेंगे कि एक सेकंड रंग, फिर उससे नीचे थर्ड रंग, फोर्थ रंग, ऐसे बहुत सारे एग्जिट पोलस्टर्स की दुकान चल पड़ी है। इसमें एक और चीज हो गई है सोहित, पता नहीं आपके महाराष्ट्र में होता है या नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने एग्जिट पोलस्टर्स लॉन्च करती हैं बाजार में, और वो फ्री में एग्जिट पोल करने को तैयार होते हैं, और फिर चुनाव से एकदम पहले वो मीडिया चैनल्स को पकड़ते हैं, छोटे छोटे चैनल्स को, कि सुनो एग्जिट पोल लोगे, एक एग्जिट पोल है बड़ा अच्छा, वो लोगे। फर्ज कीजिए आपने ले लिया, अव्वल तो आपको उसकी गुणवत्ता के बारे में कुछ नहीं मालूम, ठीक है ना, किसी के सुझाव पर वो एग्जिट पोलस्टर आपके पास आया है, वो एग्जिट पोलस्टर आया, उसने कुछ आंकड़े दिए। अब क्योंकि मकसद पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और कोई ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं, तो ऐसे एग्जिट पोस्टर्स क्या करते हैं, वो तो अद्भुत ही है। एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ एक्सपीरियंस। एक ये क्या है, ये दो भाग में
एग्जिट पोल करेंगे। कहते हैं मैं एक भाग में अब तक की प्राप्त जानकारी के हिसाब से एक एग्जिट पोल कर लेते हैं। कर लिया, उसमें एक पार्टी जिता दी। अगले दिन फिर एग्जिट पोल किया कि अब पूरा डेटा आ गया है, उसमें दूसरी पार्टी जिता दी। आप समझ रहे हैं? तो इसमें क्या हुआ कि जो चीज आपने बोली कि जब नतीजा आएगा तो आप ये बोलेंगे कि देखा मैंने कहा था ना, वो इस डेटा के इस चीज के इसके वो हाथ के नीचे की ये बाईं उंगली के नाखून के नीचे का जो मैल है उसमें मैं सही था। तो ये एक नया खेल शुरू हो गया है जो आपको देखने को मिलता है। एग्जिट पोल की कहानी भयंकर रूप से फर्जीवाड़े पर चल रही है और बहुत भला हो इन बड़े बड़े एग्जिट पोस्टर्स का कि अब ये इससे आउट हो रहे हैं, धीरे धीरे ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और संकेत, जैसे कि आपने कहा ना, और दर्शकों को यही बता दें कि हम क्यों चर्चा कर रहे हैं। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पिछले 3 दिन से केवल और केवल इस पर बात हो रही थी, और जब इस पर ही बात हो रही है तो इसकी क्या सच्चाई है। ये तो हॉटलाइन है, मैं और संकेत जो पहले दिन से कह रहे हैं, जो हम लोग आपस में बात करते थे, अब आपको इसमें शामिल कर लिया है, तो इस सच्चाई के बारे में आपको भी पता होने की जरूरत है। इसलिए ये सारी बातें हम आपके साथ भी साझा कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं इस एग्जिट पोल की सच्चाई क्या होती है। अब आप अगर सोचिए, केंद्र सरकार से या किसी राज्य के सरकार से पैसे लेते हैं, अलग अलग तरीके से वहां से स्कीम्स में आप जुड़े हुए हैं, क्या आप उनके खिलाफ नतीजे देंगे? आप बिल्कुल नहीं देंगे। तो ऐसे में आपके नतीजे पहले से ही एक तरीके से बायस्ड हैं, क्योंकि आपको दूसरा फायदा वहां से मिल रहा है। और संकेत, आपकी ये बात से मैं 100% सहमत हूं कि माहौल ऐसे बनाया जाता है जैसे चुनाव होने के 2 महीने पहले भी एक एग्जिट पोल पॉलिटिकल पार्टी ही कराती है, अपने मन से आंकड़े देती। मुझे लगता है सुबह उठते हैं और दोपहर तक एग्जिट पोल रेडी हो जाता है, और शाम को सभी टीवी चैनल्स पर, यहां पर भी महाराष्ट्र में हुआ, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद के एग्जिट पोल कर माहौल बनाने के लिए पहले से दिखाना शुरू किया। फिर उसमें अगर वैसे माहौल नहीं बना रहे हैं तो पॉपुलर कौन है, कौन ज्यादा पॉपुलर सीएम है, कौन कितना बड़ा सीएम बन सकता है, अब लोगों के दिल में सीएम को लेकर क्या बात है, इसे लेकर बातचीत हो रही है। और ऐसे कर पूरा माहौल बनाकर केवल और केवल 1-1 घंटा, हम तो एक बार ही हफ्ते में बकैत बनते हैं ना, जो आप कहते हैं 1 घंटे के ऊपर अब तक गया नहीं है, लेकिन हम तो एक बार हफ्ते में बकैत होते हैं। ये तो पूरे दिन ब दिन बकैत 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 ही होते रहते हैं, और केवल कुछ भी आंकड़ा मिल जाए उस पर बात करते हैं, और हर तरीके से एनालाइज कर देंगे, हर तरीके से आधे घंटे में अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करके बोल देंगे, जैसे कि मैंने आपको उस समय बताया था। बहुत एनालिस्ट देखे हैं भाई, दिन रात टीवी में बिल्कुल इसी तरीके के एनालिसिस देखिए। हाँ, और कुछ भी होगा ये इनके पास जवाब रहता है। भारतीय जनता पार्टी, सोचिए कि कल अगर पश्चिम बंगाल जीत जाए तो इन एंकर्स के पास जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों जीती, और अगर तृणमूल कांग्रेस जीत जाए तो इन्हीं एंकर्स के पास जवाब है कि ये कारण थे जिसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस जीती। मुझे तो पहले से पता था, हम पहले से कह रहे थे। तो चिट भी इनकी है, पट भी इनकी है। अब संकेत, यहां पर सवाल उठता है दूसरा सबसे बड़ा, ये कि 2024 में जब ये पूरा मामला इतना बड़ा बना था, एग्जिट पोल्स को लेकर सवाल उठे थे, आपने 400 पार का नारा दे दिया था, आपने 400 पार आंकड़े दिखा दिए थे एनडीए के, ऐसा ऐसा वाला डांस उसके पहले वाला ही हो चुका था, और फिर शेयर मार्केट पर इसका असर पड़ा। और फिर उस दिन भी आप देखिए क्या किया, एंकर्स ने अपना हाथ उठा दिया और सीधे बेचारे पोलस्टर पर डाल दिया कि आपने ये कैसे दिया। पोलस्टर साहब रो दिए वहां पर, और उसके बाद फिर से उन्हें पता था कि लोग भूल जाएंगे। 2 साल बाद उसी चैनल पर, जिन पर उन्होंने तब जाकर आरोप लगाया कि तुमने कैसे दिया, ये कैसे अलग हो गया, वहीं पर आकर आप वापस से अपने डेटा देते हैं। और मैंने पश्चिम बंगाल का डेटा इसलिए नहीं दिया क्योंकि लोग ही बात नहीं कर रहे थे। क्या वाकई लोग ऐसे हैं कि बात नहीं कर रहे थे? हर न्यूज चैनल वाले तो जाकर पूछ रहे हैं माहौल क्या है, कोई दीदी बोलता है, कोई जय श्री राम बोलता है, कोई नरेंद्र मोदी बोलता है, कोई कांग्रेस बोलता है। या तो आपको अभी ये पता चल गया है कि लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान आपके आंकड़ों पर रहता है, और आप पहले फंस चुके हैं, इस बार आप फंसना नहीं चाहते हैं। अब ये भी देखना अहम होगा, आपने तमिलनाडु में, जैसे कि मैंने कहा कि यही एक्सेस माई इंडिया ने तमिलनाडु में तो ये कह दिया है कि टीवी के जो है वो 98 से 120 आ रहा है। अगर ये हो गया तो ऐसे आंकड़े और किसी ने नहीं दिए। मेरे पास एक्सेस माई इंडिया के टीवी के अगर आंकड़े, जैसे मैंने आपको बताया, 98 से 120, वोट वाइड ने 4 से 10 दिया है। पीपल्स वोट वाइड को मैं जानता हूं, वो मुंबई बेस्ड एक एनालिस्ट हैं जिनका नाम है अमिताभ तिवारी, पॉलिटिकल बाबा के नाम से, और वो हमारी पिछली संस्था में कई बार आते थे और उनका कई बार इंटरव्यू किया है। इज अ वेरी रीजनेबल साउंडिंग मैन, और वो टेलीफोनिक सर्वे यूजुअली करते हैं। अब ये वाला सर्वे कैसे किया है वो मैं नहीं जानता हूं।
तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोगों ने 20 से ज्यादा सीटें नहीं दी हैं और आप अचानक से 98 से 120 देते हैं। तो आपको भी लगा होगा, अरे एक जगह पर तो अभी गुप्ता जी एक्सपोज हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, इतना बड़ा आंकड़ा दे दिया है, अगर मैं पश्चिम बंगाल में भी यही कर दूं और कुछ और निकल आए तब तो दोनों तरह से मार खानी पड़ेगी। इसलिए ये दर्शकों को हम बता रहे हैं क्योंकि ये हॉटलाइन है और आप हमारे साथ इस टेलीफोन और इस वीडियो कॉन्वर्सेशन में जुड़ गए हैं। इन चीजों को आप सीरियसली मत लीजिए, जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन पता चलेगा और नतीजे आने के बाद भी जो संकेत ने सबसे पहले कहा उन नतीजों पर विश्वास रखा जाए या नहीं, ये एक अलग सवाल है जो लगातार उठ रहा है। कभी वोट चोरी के नाम पर, कभी एसआईआर के नाम पर, कभी मिसमैच डेटा पोल्स के नाम पर, कभी सीसीटीवी गायब होने के नाम पर, कभी हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें देखी हैं। तो जब आपका जो एक्चुअल डेटा है उससे लेकर इतना सवाल उठ रहा है तो इस पर इतना माथापच्ची क्यों? इसे लेकर जो इतने ब्रांड्स जाते हैं और इतनी सारी बातें होती हैं, इतना पैसा कमाया जाता है, आपके समय को बर्बाद किया जाता है। आपके समय को बर्बाद करने से बचाने के लिए आज हमने इस पर संकेत बात की है। और अगर आपको इस पर और कुछ ऐड नहीं करना है तो जो सेकंड पॉइंट है जो अब हम लगातार कह ही रहे हैं, किस तरह से इलेक्शंस भी होते रहे हैं संकेत, स्पेशली इस बार का पश्चिम बंगाल का चुनाव, उस पर भी बात करने की जरूरत है क्योंकि जब चुनाव ही सही से नहीं हो रहे हैं, ये एग्जिट पोल वाले क्या सही जवाब देंगे? हाँ सोहित, बंगाल पर और जो इलेक्शन कमीशन ने किया उस पर जाएंगे। एक आखिरी बात बस एग्जिट पोल से रिलेटेड मैं ये बोलना चाहता हूं कि देखिए, एज अ साइंस, जैसे कि मैंने कहा, डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। एज अ साइंस ये बुरी साइंस नहीं है। सारी दुनिया में सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण अपने आप में एक कला है, उसको कला की तरह किया जाता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, एग्जिट पोल्स जो यूके में होते हैं या विदेश में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, एकदम सटीक। अगर एक एग्जिट पोल ने एक ट्रेंड बता दिया तो वो ट्रेंड है, मतलब वो पूरा पूरा देश उस तरफ घूम जाता है और वो एकदम सही निकलता है क्योंकि इट इज अ साइंस और वो दो चीजों पर टिका हुआ है, वोटर ऑनेस्टी, पोलस्टर ऑनेस्टी। और यहां पर दोनों ही चीजों पर अभी सवाल हो रहा है। और यहां पर इंडिया में एक तीसरा डायनामिक है, इलेक्शन ऑनेस्टी और तो, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, वही तो मतलब अब जब इतना, तो वो पोलस्टर ऑनेस्टी में आ जाता है ना। जो सर्वे कर रहा है उसकी ईमानदारी पर शक, जो आपको जवाब दे रहा है वो जवाब सही दे रहा है या नहीं उसकी ईमानदारी पर शक, इसके अलावा आपकी नियत पर शक और तमाम। और सबसे बड़ी बात, जब जिस देश में इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहे हो तो इलेक्शन पर शक, तो ऐसे में क्या सही आंकड़े आएंगे? नहीं आएंगे। तो अब इन एग्जिट पोस्टर्स को भी ये महसूस हो रहा है कि हटा यार, अपना जो मोटा मोटा वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो अंदर करते हैं, ये फचड़े वाले काम में क्यों पड़े। हाँ, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बंगाल, ये जिसका संदर्भ यहां पर एग्जिट पोल वाली चर्चा में हमने कई बार दिया, और वो ये है कि बंगाल चुनाव इटसेल्फ वो खुद कितना ज्यादा शक के घेरे में है। जिस चुनाव में सोहित 91 लाख वोटर आउट हो। अच्छा, मेरा ये कहना है ये जो पूरी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज है ये सिर्फ बंगाल में ही लोगों को आउट नहीं कर रही, इसने यूपी में भी पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी जितने लोगों को आउट कर दिया। बिग डिफरेंस क्या है? बिग डिफरेंस है कि यूपी में चुनाव मार्च 2027 में, बंगाल में चुनाव सिर पर था और उस समय यह प्रक्रिया हुई और ये आंकड़े जारी किए गए, मामला सुप्रीम कोर्ट गया। इट वॉज रियली मेसी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई भी सर्वेक्षण इस तरीके से या एक्सरसाइज इस तरीके से तो नहीं हो सकती। टाइम लेकर के अगर की जाती तो लोगों को एक बहुत अच्छा मौका मिलता कि वो लंबे समय तक अपना, कम से कम उनके पास एवेन्यूज होते। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और वकील आफ्टर वकील, मेरी प्रशांत भूषण से बात हुई, योगेंद्र यादव से बात हुई और भी तमाम वकीलों से बात हुई, उनका यह कहना था सोहित कि सुप्रीम कोर्ट के रवैये से और उसके रुख से बहुत बहुत अफसोस है इन लोगों को। और अफसोस यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया के तहत जो नाम कट गए हैं उसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त नहीं की। उनको यह चीज अलार्मिंग नहीं लगी कि लोगों के नाम कट सकते हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर, और कुछ जेन्युइन वोटर्स भी कट सकते हैं।
ये चीज एक ज्यादा खतरनाक इसलिए हो जाती है क्योंकि ये कहना कि कोई बात नहीं अगली बार दे देना। देखिए, वोटिंग राइट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप और मैं जब 18 साल प्लस होते हैं तो हमारे जीवन में और तमाम चीजों के साथ साथ एक जो बहुत बड़ी चीज जो बदलाव होती है वो होता है एक्साइटमेंट। वोट देंगे, वोट। हमारी पॉलिटिकल मैच्योरिटी भले ही डेवलप ना हुई हो, लेकिन हमें इस चीज का कॉन्फिडेंस होता है कि हम वोट देंगे। वोटिंग राइट एक बहुत बहुत बड़ा अधिकार है। मैं नहीं कहता हूं कि विदेश के लोग आकर के वोट दें, मैं नहीं कहता हूं कि बांग्लादेशी वोट दें, लेकिन कौन बांग्लादेशी है, कब से बसा हुआ है? 12 साल से तो आपकी सरकार है। कैसे आ जा रहा है बांग्लादेशी? आपकी देखरेख में कैसे आ गया? एसआईआर की एक्सरसाइज एक झटके में ना हो करके ये इलेक्शन कमीशन पिछले 12 साल में रेगुलर वोटर रोल क्लीनिंग में भी कर सकता था, जो कि होती भी है। तो एसआईआर प्रक्रिया अपने आप में शक में, और बंगाल के संदर्भ में उसमें एक एडिशनल 27 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। आप ये समझिए, ये एक ऐसा सेक्शन था जिसमें ओवर एंड अबव डेथ, माइग्रेशन, फॉरेनर, इन सब चीजों के अलावा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कंप्यूटर ये तय कर रहा था कि क्या चीज मैच नहीं कर रही। कि अगर एक परिवार में 5 से ज्यादा बच्चे हैं तो ये कैसे हो गया? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। मां और बच्चे के उम्र में ज्यादा फासला नहीं है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। आप और हम जानते हैं कि इस देश में तमाम लोगों की डेट ऑफ बर्थ इधर उधर होती है, ठीक है ना? अब ऐसे में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ने आउट कर दिया। अब लोग लेकर के खड़े हुए हैं उस ट्राइब्यूनल के बाहर, नहीं उनकी सुनवाई हो रही। इतने में चुनाव है, तो चुनाव तो अब हो गए। मेरा यह कहना है कि कहीं ना कहीं इस पश्चिम बंगाल के चुनाव में, स्पेशली एट द स्केल एट विच डिलीशंस हैपेंड, सोहित, मिसकैरेज ऑफ वोटर जस्टिस हुआ है। और ऐसे में अब नतीजा कुछ भी आए, यह बात हकीकत रहेगी, यह बात सच रहेगी कि मिसकैरेज ऑफ वोटर जस्टिस के साथ ये नतीजे आए। अब इन नतीजों में ममता बनर्जी जीते या भारतीय जनता पार्टी जीते, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मेरा बस ये कहना है कि सुनवाई की जो लॉजिकल विंडो होनी चाहिए थी वो इस चुनाव में नहीं थी। सोहित, बिल्कुल। और जैसे कि हमने लगातार, और दर्शकों इससे पहले भी हमने एसआईआर पर बात की है, अभी भी इसी बात पर हम एक तरीके से बार बार क्यों फोकस कर रहे हैं कि इतने बड़े आंकड़े को अगर आप वोट करने से रोक दें, बाद में कहें नहीं नहीं आप वोट कर सकते थे, सॉरी हमसे गलती हो गई, तो आपने उनसे एक पूरे इलेक्शन के बीच उनसे उनका वोटिंग का अधिकार छीन लिया। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होता। अब संकेत ने एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ उस पर तो बात कर ली, लेकिन केवल क्या एसआईआर एक मुद्दा था? आप देखिए कि ये इलेक्शन कितने तरीके से, इसमें कितने कंट्रोवर्सी सामने आते हैं संकेत, जिसके वजह से भी इस पूरे चुनाव पर सवाल उठता है। अच्छा, आप देखिए चुनावों के बीचों बीच जो आईपैक, वही आईपैक जो ममता बनर्जी के टीएमसी के लिए एक तरीके से पूरे कैंपेनिंग का काम कर रहा था, उनके विनेश चांदेल को अरेस्ट कर लिया जाता है। तब यह कहा जाता है ईडी की ओर से कि इन्होंने 50 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की है, और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है चुनाव के बीच में, जब इसे लेकर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही होगी, कैंपेनिंग तैयार की जा रही होगी तब। और जिस दिन आखिरी वोटिंग होता है, यानी दूसरे चरण का मतदान खत्म होता है, उसके अगले दिन किसी शख्स को बेल मिल जाती है, और ईडी उस बेल को एक तरीके से उसको चैलेंज भी नहीं करता है। ये क्या आप इसे सही मानते हैं एक चुनाव के बीच में? अच्छा, क्या केवल यही हुआ था? जब चुनाव आयोग की ओर से तृणमूल कांग्रेस के लोग गए थे चुनाव आयोग के अधिकारियों को मिलने के लिए, आपको याद है बाहर आकर उन्होंने कहा था कि हमें, चुनाव आयोग के लोगों ने कहा गेट आउट, गेट लॉस्ट, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। कुछ मिनटों में ही वो पूरी मीटिंग खत्म हो गई। उसके बाद चुनाव आयोग की ओर से सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक ट्वीट जारी किया जाता है, जहां पर वो कहते हैं हमने तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक दी है कि इस बार चुनाव जो है वो निष्पक्ष होंगे, ये होंगे, वो होंगे, भय मुक्त होंगे। अजय, आपको अगर इस तरह से कहना ही था तो केवल तृणमूल कांग्रेस वहां पर चुनाव लड़ रही है क्या? कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है, लेफ्ट के लोग भी लड़ रहे हैं। आपने केवल एक पॉलिटिकल पार्टी को जब इस तरह से 2 टूक देने की बात कही, तब भी आपके निष्पक्षता पर सवाल उठाया। अच्छा संकेत, आपने यह भी देखा होगा कि चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर को बदल दिया गया,
तब भी विपक्ष की ओर से सवाल उठाएगा कि ये क्या है, चुनाव के बीच में ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। आप एक तरफ एसआईआर भी चुनाव के ठीक पहले करते हैं, चुनाव के ठीक पहले आप पश्चिम बंगाल के गवर्नर को बदलते हैं, कई सारे जो वहां के अधिकारी हैं उनको बदलते हैं। अच्छा, फिर आप क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश से एक वो सिंघम फिल्म देख के बहुत लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, तो अजय पाल शर्मा जो हैं यूपी से आए हुए हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, वो आते हैं और उनका वीडियो खुद भारतीय जनता पार्टी की ओर से शेयर किया जाता है कि छोड़ूंगा नहीं, अगर किसी ने कुछ गड़बड़ किया, ये किया वो किया, फिर कहना नहीं, और इसे आप वायरल करते हैं। फिर जब ये पूरा एसआईआर की प्रक्रिया होती है, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नितिन नबीन, उनकी ओर से कहा जाता है कि हमने 50 लाख से ज्यादा घुसपैठियों को निकाल दिया है। आप सोचिए, ये बीजेपी के प्रेसिडेंट जो कह रहे हैं कि 50 लाख से ज्यादा घुसपैठियों को निकाल दिया है, क्या इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने कुछ कहा? एसआईआर उनकी ओर से किया गया था, और यहां पर तो ये कह रहे हैं कि हमने घुसपैठियों को निकाला है। ऐसी बातें तो चुनाव आयोग ने कही नहीं, इसके ऊपर भी कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद ये देखा जाता है, साकेत गोखले ने ट्वीट किया था, ये आंकड़े उनके हैं, मैं फिर से कह दूं, ये मेरे आंकड़े नहीं है, उनके आंकड़े हैं, कि मणिपुर में जिस दिन 18,500 सीएपीएफ के जवान मौजूद रहते हैं, केवल कोलकाता में जिस दिन वोटिंग हो रहा होता है 28,500 सीएपीएफ के जवान वहां पर मौजूद रहते हैं। अगर आपको लगता है कि केवल ये सारी चीजें तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, तो बिल्कुल गलत है। शुभेंदु अधिकारी को उस तरफ आपने देखा होगा कि कैसे लोग उनके पीछे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भाग रहे थे, उन्हें भगाया गया। कहीं पर तो खुद बीजेपी ने कहा है साउथ 24 परगनास फाल्ता में कि ईवीएम में वहां पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी का बटन है वहां पर टेप लगा दिया गया था। यानी भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है, तृणमूल कांग्रेस भी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। इस तरह से अगर इतनी सारी चीजों के साथ, और इसके साथ में गोदी मीडिया और बाकी सारी चीजों को भी आप जोड़ दें, आप देखिए हर तरह से कितना प्रेशर है। ईडी आईपैक वाले को उठा लेता है, गोदी मीडिया की ओर से कुछ कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन की ओर से कुछ कहा जाता है, कहीं पर टेप लग रहा है, कहीं पर किसी को भगाया जा रहा है, कोई पुलिस सिंघम आ रहा है। ये कौन सा इलेक्शन है संकेत जहां पर इतनी सारी चीजें हुई है? और क्या अब ये एक नया नॉर्मल बन चुका है हमारे देश में कि अब ये सारी चीजों पर हम बात नहीं करते? मैं तो अब आया भी नहीं हूं, इसके बाद जब आएंगे तब हम बात करेंगे कि कैसे, या आप भी उसको जोड़ सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने देश के नाम संदेश बीच इलेक्शन दिया और उसमें केवल विपक्ष से बात की। क्या ये एक तरीके से जो आप निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं, ये उसके खिलाफ नहीं जाता है? इस पूरे प्रक्रिया को हम देखना जरूरी है जब हम पश्चिम बंगाल चुनाव की बात करते हैं, और कितना प्रेशर हर तरफ से बनाया जाता है, लगाया जाता है। कहीं सूरत से बंगाल के लिए अचानक से ट्रेन छोड़े जाते हैं, पूरे मजदूर बैठकर जाते हैं, ये सब क्या है और इस पर क्यों कोई बात नहीं कर रहा? संकेत, आप क्या सोचते हैं ये सारी जो चीजें मैंने आपके सामने अभी पॉइंट आउट की है? नहीं, बात तो क्या है कि विल बी प्रीचिंग टू द कन्वर्ट्स बाय सेइंग ऑल दीज थिंग्स, और जिसको नहीं सुनना होगा और नहीं देखना होगा वो नहीं देखेगा। क्योंकि एक चीज आप ये जान लीजिए कि इस देश में ओपिनियन और वोटर, फेंस सिटर या फिर कोई ऐसा जो पूर्ण रूप से तटस्थ हो करके या निष्पक्ष हो करके अगर कोई चीज देख या सुन रहा हो, अब वो बचा नहीं सोहित। अब वो चीज नहीं, आप किसको बताएंगे? ये सब किसको बताएंगे? मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो वोटिंग परसेंटेज वगैरह है और जितने भी बाकी एनालिस्ट हैं थोड़े अच्छे वाले जो बचे कुचे तटस्थ, उनका ये कहना है कि आज की रेट में जो फेंस सिटर वोटर होता है ना, जिसको आप प्रभावित कर सकते हैं कुछ बोल करके या इलेक्शन से पहले कुछ बात की वो लास्ट मिनट स्विंग कर जाए आपके लिए, अब ऐसे वोटर की संख्या बहुत कम हो गई, और खास तौर से बंगाल में तो बहुत ही कम हो गई। बंगाल में ऐसे वोटर अब वोटिंग कर रहे हैं जो या तो पूरी तरीके से ममता बनर्जी के साथ हैं या इट इज अ कंप्लीटली बाइपोलर कॉन्टेस्ट, कंप्लीटली। और इंक्रीजिंगली चुनाव इसी तरीके के होते चले जा रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जर्नलिज्म में हम लोगों को दिक्कत आ रही है, आप जरा सी भी तमीज की अगर बात करना चाहेंगे सोहित, जरा सी भी, इट विल बी मेट with very very strong criticism and strong arming। या तो आपको गाली गलौच दिया जाएगा, या फिर कहो जिसको नहीं पसंद आ रहा है वो कुछ एफआईआर वगैरह करा दे, कहो जेल में बंद करवा दे, या फिर दूसरी तरफ आपको आपके भयंकर प्रशंसक मिलेंगे। ये वो प्रशंसक होंगे जो तब तक प्रशंसक रहेंगे जब तक आप उनके इकोसिस्टम के मर्जी की बात करेंगे, और जैसे ही आपने और कोई बात बोलनी चाहिए,
मिसाल के तौर पर यह बात सच है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कई जगहों पर ऐसे पॉलिटिकल एजेंट्स हैं जो दादागिरी के माध्यम से स्ट्रॉन्ग आर्म टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वोटर्स को डराते धमकाते हैं। यह बात सच है। मैं यह भी जानता हूं 2021 में, इस बार तो मैं नहीं जा पाया, 2021 में बंगाल गया था और वहां पर जो एक डिसर्निंग वॉइस है उनसे मैंने बात की। उनका यह कहना था कि लेफ्ट के जमाने में करप्शन कैसे होता था बंगाल में पता है सोहित? एक बार आपने एक पर्ची कटवा दी कि मैं इतना घूस दे रहा हूं, तो फिर अगर अगली बार कोई घूस मांगने आया तो फिर आप वो पर्ची दिखा सकते हैं कि देखो मैंने पेमेंट मेरी जा चुकी है। टीएमसी में कथित रूप से यह हो रहा था कि हर इंसान आकर के अपने नाम की अलग अलग पर्ची कटवा रहा है। यह बात आप जैसे ही बोलेंगे तो ऐसे देखा जाएगा गोदी हो गए गोदी। सो माय पॉइंट इज, होता क्या है सोहित, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में कोई भी तमीज की बात करना। लेकिन या तो आप 24 घंटे में सरकार गिरा दो, खेला हो गया है वो बोल दो, या तो फिर कैसे हर एक चीज मास्टर स्ट्रोक हो गया है वो बोल दो। इन दोनों में से एक आपको होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, आप या तो एंटी मोदी पत्रकार हो जाओ या तो एक तमगा लेकर के आओ, तब बात। अब क्या है कि इस सब के बीच में ये जो बातें आप बोल रहे हैं, यहां पर एक ही बुनियादी फर्क मैं देखता हूं। एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कैप्चर ऑफ इलेक्शंस की ओर एक बात जा रही है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कैप्चर का मतलब क्या हुआ? हमने एक समय सुना था कि ईवीएम कैप्चरिंग होती थी, वीवीपैट मैनेज हो रहा था, बूथ कैप्चरिंग। जब वोटर ही कट जाएगा उसका नाम और उसके पास सुनवाई का मौका ही नहीं होगा, लो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं दिस इलेक्शन हुएवर विन्स इट, टीएमसी जीते या बीजेपी, यहां पर हम अपनी पोजीशन बहुत क्लियर किए देते हैं सोहित। यह ओपिनियन इस चीज से चेंज नहीं होगा अगर कल को फर्ज कीजिए वहां टीएमसी वापस जीत जाती। मेरी ये रिकॉर्डिंग आप वापस चला लीजिएगा, मैं दावे के साथ आकर के मैं फिर यह बोलने को तैयार हूं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इज अ मिसकैरेज ऑफ वोटर जस्टिस। जिस तरीके से चीजें हुई हैं, बड़े बड़े लोग आपस में गिरफ्तार हो रहे हैं और कुछ गतिविधियां हो रही हैं, ये सब छोड़ दीजिए। कौन गवर्नर चुन रहा है ये सब, मैंने क्योंकि 2002 से पॉलिटिकल जर्नलिज्म कर रहा हूं सोहित, तो कई बार ये चीज होते हुए देखी है। लेकिन जिस तीव्रता से अभी हो रही है, और अब क्योंकि वो वोटर राइट्स को अफेक्ट कर रही हैं, वो भी 91 लाख, ये मिसकैरेज ऑफ वोटर जस्टिस है, एब्सोल्यूट मिसकैरेज। क्योंकि आपने विंडो ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल, मेरे पास एक दोष को सुधारने की जो खिड़की थी उसको आपने बहुत सक्रिय कर दिया, सक्रिय क्या बंद कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एमटीएनएल में पुराने जमाने में आप बिल देने जाते थे और उसके बाद ठीक 1 बजे एक फट्टा लगा दिया जाता था आगे, क्लोज्ड, फिर 3 तल्ले का टिफिन बॉक्स खुल जाता था। तो वही चीज यहां पर वोटर्स के साथ हुई है। सो देयर इज अ मिसकैरेज ऑफ वोटर जस्टिस व्हिच हैज हैपेंड इन वेस्ट बंगाल इलेक्शंस, और ये सच्चाई नतीजों से भी बदलेगी नहीं, ये मेरा इस पर मत है। नहीं, और इसे याद रखा जाएगा संकेत कि ये कैसे एक सिस्टमैटिक तरीके से लाखों लोगों को आपने, उनकी जो सबसे बड़ी राइट है, आप 5 साल में एक बार आपकी सरकार चुनते हैं और वो सरकार आपका भविष्य अगले 5 साल का तय करती है। लेकिन अगर आपको चुनने से ही रोका जाएगा ये बात से मैं भी बिल्कुल वाकिफ रखता हूं कि चाहे कोई भी जीत कर आए, ये चुनाव कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज होना चाहिए कि कैसे लाखों लोगों को अपने अधिकार से दूर रखते हुए, एक फेयर ट्रायल ना देते हुए, फ्री एंड फेयर तरीके से सुनवाई ना करते हुए, जल्दबाजी में लिस्ट बनाते हुए कैसे लोगों को डराया गया। और अब भी ये लोग डरे हुए हैं, इन्हें नहीं पता इनका भविष्य क्या है। किसी के घर में कोई माँ और बेटा वोट कर पा रहा है, पिता और बेटी को वोटिंग नहीं दिया गया है। बड़े बड़े लोगों के घर पे हमने देखा है जजेस जो हैं उनका नाम इसमें आ गया था। कई सारे बड़े बड़े जो नोबेल विजेता हैं उनको शुरुआत में बुला लिया गया था। तो अगर इस तरह से आप एक चुनाव करते हैं तो ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी में किया गया है
और आप अपने ही लोगों को आपस में बांट रहे हैं। अब आप सोचिए संकेत, जिनका नाम नहीं आया है, कोई उन्हें घुसपैठिया कह रहा है, कोई उन्हें बांग्लादेशी कह रहा है, उन लोगों को डर है कि कहीं उनकी नागरिकता ना चली जाए, उन्हें दूसरे स्कीम्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसे लेकर जो बयान आ रहे हैं, ये सारी चीजों को आपको पर्सपेक्टिव में लेना बहुत जरूरी है। और इसलिए हमें लगा कि ये पश्चिम बंगाल के नतीजे आने से पहले आपके साथ ये सारी बातों को इस पर चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव के नतीजों के दिन फिर एक बार संकेत, कौन जीता कौन हारा, किसका पलड़ा भारी है, इसी में पूरी बातें अटक जाती है। और ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। एकदम सही, मैं आपसे सहमत हूं। और ये मैं यहां पर दर्शकों, चाहे सोहित हो या मैं हूं, इस बात की गारंटी लेते हैं कि उन पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह नहीं होंगे जो आपको ये बोले कि मैंने आपको बताया था ना, मैंने बोला था ना, नतीजे के बाद जो बदल जाएं। एक कार्यक्रम आता था 90s में, देख भाई देख, तो उसमें लिलीपुट जी थे एक्टर, तो उसमें वो कहते थे कि ये बड़ा अजीब आदमी है, ये रेड लाइट पे खड़े होकर के बोलेगा कि देखो अभी ग्रीन होगी ग्रीन होगी ग्रीन होगी, फिर वो ग्रीन हो जाती है रेड लाइट, तो फिर बोलता है देखा मैंने बताया था ना। ये बिल्कुल वैसे ही पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हम लोग वैसे नहीं हैं। आज जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल वही चीज आगे भी, नतीजा कुछ भी आए, वोटर्स के साथ नाइंसाफी हुई है पश्चिम बंगाल चुनाव में, और ये हकीकत है, ये नहीं बदलेगी। सारे जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सारी इंस्टीट्यूशंस ने फेल किया है पश्चिम बंगाल के उन 91 लाख एंड स्पेसिफिकली 27 लाख लॉजिकल डिस्क्रिमिनेंसी पीपल हु हैव बीन डिसएनफ्रेंचाइज्ड। अब आप इसको चाहे कुछ भी बोल दें कि बाहर के लोग थोड़ी वोट करेंगे, अच्छा हुआ, ये प्रक्रिया अभी होनी चाहिए थी। क्यों अभी होनी चाहिए थी भाई? ये 1 साल पहले क्यों नहीं हो सकती थी? मुझे आप ये बताइए। एक बार चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद 2021 से लेकर के 2026 के बीच में 5 साल थे। ये एसआईआर वाली चीज, ये अभी ये नया शिगुफा निकला है। हर चुनाव से पहले बिहार में भी यही चीज हुई। आप देखिए कितनी ज्यादा सवाल जवाब बिहार के संदर्भ में हुए थे कि किस तरीके से ठप्पा लगा लगा करके खुद ही बीएलओ, मुझे याद है अजीत अंजुम जी की एक रिपोर्ट थी जिसमें वो एक ऑफिस में घुस गए थे और वहां पर उन्होंने देख लिया कि एक इंसान खुद ही साइन कर रहा है, खुद ही अपने हिसाब से। और फिर जब वो किसी ने फिर उनके कैमरे पर झपट्टा मारने की कोशिश की, फिर एफआईआर वगैरह हो गई उनके खिलाफ। इतने सवाल उठ रहे हैं इस प्रक्रिया में ओनली बिकॉज ऑफ द टाइमिंग। आप लोगों, मेरा ये कौन से लोकतंत्र का प्रतीक है जहां पर आप लोगों के सामने कोई विंडो ही ना रखें? सरप्राइज एलिमेंट, मैं ये बहुत टाइम से देख रहा हूं। कोई नया कानून लगाना है, सरप्राइज, नया कानून आ गया। एब्रोगेशन ऑफ 370, सरप्राइज। कोई भी चीज करनी है, मतलब वो अध्यक्ष बदलना है, नया किसी को अपने पार्टी में शामिल करना है, किसी को मंत्री बनाना है, कैबिनेट में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सारी चीजें जो हैं वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, ताकि एक नैरेटिव ये बने, किसी को कुछ पता ही नहीं था, बूझते रह गए सबके सब। आपके इन वीडियो गेम्स के चलते, इस तरीके के वीडियो गेम्स के चलते, जिसमें आपको यह एहसास हो कि देखो मेरे मन में क्या है, आई एम एन एनिग्मा, मैं एक पहेली हूं, मुझे कोई पहचान ही नहीं पाएगा, मैं किसी के समझ में ना हूं, ऐसा हूं। उस चक्कर में आप देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और मेरा यह मानना है कि जो एसआईआर एक्सरसाइज पश्चिम बंगाल में हुई है वो इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हुई है, जिसमें इंस्टीट्यूशनली ऑल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग कोर्ट्स have not played their part efficiently. Let us just hope कि ये एक एब्रेशन हो। आगे चल के जब चुनाव खत्म होंगे, नतीजे कुछ भी आए, कम से कम सुनवाई में लोगों को कुछ न्याय मिले, ताकि आगे के लिए एक सीख हो। जो बीत गई अब वो हो गया ना, अब वो इतिहास तो हम वापस पलट नहीं सकते, लेकिन आगे के लिए सुधारना बहुत जरूरी है। इस बार मिसकैरेज ऑफ वोटर जस्टिस हुआ है सोहित। बिल्कुल, और आपने जो कहा ये बात सबसे अहम है कि इसमें कोर्ट भी उतने ही जिम्मेदार है। लेकिन संकेत, आपने जो एक बात कही उसमें एक डिफरेंस जो मैं कहता हूं, जो आपने कहा कि हम वो लोग नहीं हैं कि हम कहेंगे मैंने कहा था, लेकिन आप और हमने जो एक चीज है जो कही थी और वो बात सच हुई है, वो ये है कि हमने कहा था कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे, महंगाई का ढप्प से जो असर है वो आपके ऊपर, हमारे ऊपर, हम सभी के ऊपर देखने मिलेगा।
और अगर इसी बात को आगे बढ़ाएं तो वो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म हुए हैं, अब जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, 19 किलो के सिलेंडर्स होते हैं, उसमें 1 मई को 993 रुपए 993 रुपीज एक झटके में बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद दिल्ली में 19 किलो के जो एलपीजी सिलेंडर है उसकी कीमत हो चुकी है 3071 रुपए 50 पैसे। इसका तो क्रेडिट संकेत हम ले सकते हैं, और मुझे लगता है कि एक कॉमन नॉलेज जो हर किसी को अब कॉमन सेंस हो चुका है कि चुनाव खत्म होते ही कैसे ये जो गैसेस हैं उसके दाम बढ़ेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम भी अब कब बढ़ते हैं वो देखना जरूरी है, 4 तारीख के बाद बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं। आपने उस पर ट्वीट किया था, मैं चाहता हूं कि आप वो भी लोगों को पूरा बताएं। लेकिन ये एक बात है और ये एक महंगाई है जिसके बारे में हमको बात करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देश दुनिया भर में जो सारी चीजें हो रही हैं, जिस तरह से वॉर हो रहा है, उसका असर पूरे दुनिया के अलग अलग जगहों पर, उनके तेल पर, वहां के पेट्रोल डीजल हर चीज पर पड़ा है। लेकिन भारत इसमें इसलिए यूनिक हो जाता है क्योंकि आपके यहाँ पर चुनाव रहते हैं, आप चुपचाप जो आपके घर पर आने वाला सिलेंडर है उसके दाम को नहीं बढ़ाएंगे, चुपचाप आप पेट्रोल डीजल के दाम को इसलिए नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि अभी चुनाव है, और चुनाव खत्म होते ही अचानक से बढ़ाएंगे, उसे लेकर बहुत सारे दावे किए जाएंगे। और ये पूरा जो खेल है वो इलेक्शन बाय इलेक्शन, मुझे लगता है सेम स्क्रिप्ट राइटर है संकेत जो कहते आया है। लेकिन इस सब के बीच में हमने इससे पहले भी बात किया था कि कैसे कमर्शियल जो डीजल होता है उसमें बढ़ोतरी की गई है। अब एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर में भी 993 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और आपको क्या लगता है, अगर कमर्शियल लेवल पर बढ़ रहा है तो ये जो कमर्शियल लोग हैं या जो बिजनेसमैन हैं वो क्या ये आपसे नहीं वसूलेंगे? आपके घर के सिलेंडर में भले ही अब तक बदलाव नहीं आया हो, लेकिन अगर बाहर सारी चीजें महंगी होंगी तो ये पूरा बात आप समझ लें कि आखिर में ये आपके जेब से ही जाने वाला पैसा है। संकेत हाँ सॉरी, मैं सोहित आप एकदम सही कह रहे हैं, और मे द फोर्थ बी विद यू इसीलिए कहा था क्योंकि ये 4 मई के बाद ये तो इनएविटेबल है, ये तो होना ही है और वो होके रहेगा। इससे जुड़ी हुई 2-3 चीजें देखिए, अब तक क्या दाम बढ़े हैं। डोमेस्टिक एलपीजी के दाम नहीं बढ़े, कमर्शियल एलपीजी के दाम बहुत तेजी से बढ़ गए, 2 बार बढ़े, अब वो 3000 पार सिलेंडर हो गया है। ये सिलेंडर मेरे ख्याल से कितने का था पहले? 2000 समथिंग 993 रुपए। अगर हाँ तो ये 2000 भी लेकिन बढ़ करके इसका दाम था 2100 के आसपास था। हाँ तो वो अब 3000 पार हो गया। जो 5 किलो का जो सिलेंडर होता है छोटा, जिसके लिए आपको कोई वो टोकन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, उसके दाम में भी वृद्धि हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे नोएडा में तमाम मजदूर जो काम करते हैं उनका एलपीजी कनेक्शन नहीं होता क्योंकि कहां से बिजली का बिल लाएंगे क्या लाएंगे, तो वो 5 किलो के सिलेंडर पर काम करते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं सोहित, यह बात सच है कि दाम बढ़ेंगे, ये चीज कोई बहुत अनोखी बात नहीं कर रहे, दिख रहा है भाई सामने सामने एक वैश्विक क्राइसिस है, समस्या है, दिख रहा है, दाम बढ़ने हैं, चुनाव की वजह से रुके हुए हैं, चुनाव खत्म होगा और वो दाम बढ़ेंगे। लेकिन बढ़ेंगे किस तरीके से, जनता को तैयार कैसे किया जाए? तो तैयार इस तरीके से किया जाता है कि पहले एक खबर प्लांट कराई जाती है अपने मनपसंद मीडिया आउटलेट्स में। आप ये जान लीजिए, ये वो लोग नहीं हैं जिनको सुबह से शाम जो सिर्फ सरकार की आलोचना करने वाले यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वेल एस्टैब्लिश्ड मीडिया आउटलेट्स हु हैव द फिंगर ऑन देयर पल्स एज फार एज द विस्पर्स ऑफ द कॉरिडोर्स आर कंसर्न्ड। सरकारी डिपार्टमेंट्स और इन सब से सूत्रों के हवाले से सूत्र एक्टिवेट होते हैं। तो सूत्र ये बताते हैं कि दाम 25 रुपया बढ़ सकता है, फलानी रिपोर्ट कह रही है। तुरंत सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आता है, नो, भ्रम अलर्ट, भ्रम अलर्ट। ये होता है कि ये भ्रम है, नहीं बढ़ रहा है, झूठ ना फैलाएं। ठीक, अब आपके मन में एक बेंचमार्क क्या बना, 25 रुपए बढ़ाने की। लेकिन फिर सरकार ने बोला नहीं नहीं 25, गलत खबर। फिर कुछ दिनों बाद एक खबर आएगी ऐसे ही मन मुताबिक मीडिया चैनल्स में कि 15 रुपए तक बढ़ सकता है। फिर यह होगा भ्रम अलर्ट, भ्रम अलर्ट। अब आपके मन में आप 25 से 15 पर आ गए। उसके बाद मे द 4th के बाद
दाम तो बढ़ने ही है, हम सब जानते हैं दाम बढ़ने हैं। अब दाम बढ़ करके 5 रुपए, 7 रुपए या जितने भी बढ़ेंगे, आपको मेंटली तैयार कर दिया गया है कि कहां तो 25 की बात हो रही थी, सिर्फ 5 या 7 ही रुपए बढ़े। यह हो गया आपके दिमाग की रीवायरिंग। इधर आप आउटरीच करते हैं कि बताओ इतनी महंगाई, इतने में 7 रुपए मेरा दाम बढ़ा दिया या 5 रुपए बढ़ा दिया। अब आपके दिमाग की रीवायरिंग हो गई कि देखो इतने बड़े वैश्विक संकट में जहां 25 रुपया बढ़ना था वहां 7 ही रुपए बढ़ा है। तो यह हो गया दिमाग और हेडलाइन दोनों मैनेज। मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूं सोहित, एक बात। दूसरी बात, ये जो अभी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े, 3,000 पार हो गए। सोहित, आप बाहर जाकर के किसी भी कमर्शियल आउटलेट से बात कर लीजिए, जो जितने दुकानदार हैं, मैंने तो यहां पर की हुई है मेरे घर के बाहर, तो इस वजह से मैं जानता हूं। जब से यह क्राइसिस शुरू हुई है, कोई भी सिलेंडर इस निर्धारित दाम पर नहीं बिक रहे। गैस किलो के हिसाब से ब्लैक में बिक रही है, जिसका दाम 550 रुपए किलो तक पहुंच गया है। यह इस देश की हकीकत है। गिरफ्तार करना है कर लो। कितने लोगों को आप गिरफ्तार कीजिएगा? सब लोग 500-500, 550 रुपए में ब्लैक में पर किलो के हिसाब से गैस भरवा रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर ऑलरेडी 5-5, 6-6 हजार रुपए किलो उसका रेट जा चुका है ब्लैक में, अगर आपको तुरंत चाहिए। इस दाम की वृद्धि के बाद वो और ज्यादा दाम बढ़ जाएगा। एक बाहर मेरे जायका रोल बनाने वाले बैठते हैं। जायका रोल क्या है ना, पता नहीं आपके वहां बॉम्बे में है या नहीं, दिल्ली में जगह जगह एक बढ़िया सा एक वो होता है, आहा मुंह में पानी आ गया। तो वो एक रोल जैसा होता है, उसमें उसको सेक के उसके अंदर भुनी हुई प्याज, उसके बाद फिर नींबू और अंडा उसमें लेप लगा हुआ और मसाला वगैरह डाल के अलग अलग टाइप के सॉस और रोल बना करके दिया जाता है। अच्छा, यहां पर इसे फ्रैंकी कहते हैं, फ्रैंकी की बात कर रहे हैं। करेक्ट। हाँ। तो लखनऊ में भी उसको फ्रैंकी कहा जाता है, दिल्ली में जायका रोल कहते हैं। हाँ, लखनऊ एंड मुंबई सेम, फ्रैंकी। फ्रैंकी वॉज इन्वेंटेड इन मुंबई, संकेत। अच्छा, हाँ, तो ये वही उसी फ्रैंकी का ये दिल्ली वर्जन है, जायका रोल। ये जायका रोल आपको हर दुकान पर लिखा हुआ दिख जाएगा, सारे दाम 10 रुपए या 15 रुपए बढ़े हुए। इस सिलेंडर के कॉस्ट की वृद्धि की वजह से अब वो दाम 20 रुपए बढ़ जाएंगे। और किसी से भी आप बात करेंगे वो आपको यही बताएंगे कि हम तो भैया ब्लैक में किलो के हिसाब से लेते हैं। और इवन डोमेस्टिक सिलेंडर, बहुत सारे ये दुकानदार, आपको क्या लगता है कमर्शियल थोड़ी, अब जो ठेले पे कर रहा है वो आप देख लीजिए ना, मुड़ करके आपको दिख जाएगा कि कितना बड़ा सिलेंडर है। बहुत सारे लोग घर वाला सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। सारी चीजें ब्लैक में उपलब्ध हैं साहब, सारी चीजें। ये भ्रम की बात नहीं है, आपको दिख जाएगा। अब आप सोचिए कि डोमेस्टिक का दाम आपने नहीं बढ़ाया है, लेकिन कब तक नहीं बढ़ाओगे? क्योंकि जब आप इस तरीके से कमर्शियल का दाम बढ़ाएंगे तो उसकी आपूर्ति ब्लैक में इसी डोमेस्टिक एलपीजी से हो रही है ना, यानी कि घाटा हो रहा है, नेट जीरो हो रहा है। तो फिर आपको इवेंचुअली डोमेस्टिक एलपीजी बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो मे द 4th के बाद बहुत सारी चीजें होंगी, जिसमें चाहे डोमेस्टिक एलपीजी हो, चाहे पेट्रोल डीजल हो। हां, इन सब चीजों के लिए हेडलाइन और माइंड मैनेजमेंट वो काम पहले से ही कर लिया गया है। फुल मार्क्स टू पीपल जो बैठ करके ये सारी चीजें सोचते हैं। सोहित, क्या गजब का दिमाग पाया है, नहीं? लेकिन अच्छा हुआ कि आपने इनको ट्वीट करके भी एक्सपोज किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी जिस तरह से आपने बताया कि कैसे पहले आपको बड़ा डर दिखाया जाएगा, चलो उतना तो नहीं हुआ, इतने पे ही आगे करके लोगों को जो संतुष्ट करेंगे कि आपसे, आपके जेब से पैसा भी निकाल रहे हैं और पैसा ज्यादा जाने के बाद भी आप राहत की सांस ले। संकेत, ये अपने आप में एक आर्ट है और ये मैनेजमेंट जिन लोगों ने किया है वही एक कारण है कि पिछले 12-13 साल से ये लोग सत्ता में मौजूद हैं या फिर हर चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि कैसे मैनेज करना है और कैसे ज्यादा का डर दिखाकर लोगों को राहत देने की कोशिश करनी है, और उसमें हम खुश हो जाते हैं और जो बुनियादी सवाल हैं वो नहीं पूछते हैं। लेकिन ये टैलेंट तो है। और दर्शकों, 4 तारीख के बाद अब आपको कहीं ना कहीं जो महंगाई है उसका भार झेलना पड़ेगा, और तब तक झेलना पड़ेगा जब तक अगले चुनाव नहीं आते। जब चुनाव आएंगे फिर कुछ राहत दी जाएगी,
फिर कहीं पर कोई नए बिल को लाने की कोशिश की जाएगी, फिर कुछ सारी चीजें होंगी। लेकिन जब तक कोई मेजर अगला इलेक्शन नहीं होता, जो मुझे लगता है, जो संकेत ने भी कहा 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तब तक आप पाएंगे कि इसी तरह से चीजें बढ़ेंगी। अब अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। जब से ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया हुआ है, तब से जो आप देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर रेट्स नहीं बढ़े हैं, अचानक से आपको पता चलेगा कि अरे वॉर का असर हमारे देश में अचानक से 4 मई के बाद देखने मिलेगा। ये मैं हंसते हुए कह रहा हूं, लेकिन ये ट्रेजेडी में कॉमेडी है कि हमारे देश में चुनाव बाय चुनाव जो है, सरकार भी सोचती है, नेता भी सोचते हैं, गवर्नमेंट भी सोचती है और अब जनता भी सोचने लगी है, क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट, सभी चीजें होती हैं। मुझे लगता है संकेत आपने बहुत बेहतरीन तरीके से ये जो पूरा मैनेजमेंट है वो लोगों को बताया है। और कहीं ना कहीं आप जितना भी समय लें, जो आपके घर के सिलेंडर हो या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने हो, आप अगर आप दर्शकों ये भी समझ लें कि अगर आपको लगता है कि अभी तो मुझ पर नहीं आया है, कम से कम अब तो मेरे पैसे बच रहे हैं, नहीं, कमर्शियल वाले कहां से पैसे निकालेंगे? वो आपकी जेब से पैसे निकालेंगे। कमर्शियल में अगर कोई चीज बढ़ती है तो एंड प्रोडक्ट में उसके पैसे बढ़ते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी जेब अब भी खाली हो रही है। लेकिन जो संकेत ने कहा ना, जो मैनेजमेंट है, हेडलाइन से लेकर मीडिया मैनेजमेंट से लेकर आपके सामने किस तरह से राहत पेश करने की कोशिश की जाएगी, ये आर्ट के जरिए जो सारी चीजें की जा रही हैं कि आपके जेब से पैसे भी निकल जाएं और आपको पता भी ना लगे, ये वाली चीज फिलहाल हम हमारे देश में होते हुए देख रहे हैं संकेत। एक और चीज बता दूं, 4 मई के नतीजों के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीती, तब तो ऑब्वियसली बंगाल में डंका बजा और ये सारी चीजें होंगी। और अगर ममता बनर्जी जीत गई 4 मई को, अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई, तो तुरंत आप देखिएगा सारी हेडलाइंस ईरान और अमेरिका युद्ध से रिलेटेड हो जाएंगी। वो वॉर के सायरन पॉम पॉम बजने वापस आ जाएगा। हाँ। संकट गहराया और अब ये हुआ और अब ट्रंप ने ये बोला और फलाने ने ये बोला और खट से हेडलाइन चेंज। और अगर बीजेपी जीती तो आप देख लीजिएगा, टॉप हेडलाइन विल नॉट बी ईरान अमेरिका वॉर, इट विल बी बीजेपीज विन। ये इतना प्रिडिक्टेबल हो गया है, इतना प्रिडिक्टेबल हो गया है जिसका कोई अंत नहीं। खैर, मे द 4th बी विद यू जी। और बाकी इनके किसी चीज का अंत हो या ना हो, हमारे शो के अंत पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। हर बार की तरह हमारी कोशिश होती है 1 घंटे से कम करने की, और हर बार की तरह हम 1 घंटे के ऊपर आज भी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि मुद्दे ऐसे हैं और आपको कई सारी चीजों की जानकारी देने की कोशिश हमारी। अगली बार सोहित लोगों को बोलेंगे कि हम 2 घंटा बोलेंगे और फिर 1 घंटे में खत्म कर देंगे, ताकि लोगों को लगे चलो 1 घंटा बच गया। आपके समय को हम बचाने के लिए 1 घंटे में खत्म करेंगे। ये सारी बातें अब हम भी मैनेजमेंट सीख रहे हैं संकेत, और ये सारी चीजें अगली बार से हम भी करेंगे दर्शकों। लेकिन कोशिश हर रविवार को 12 बजे आपके सामने आने की क्यों है? ताकि ये जो बातें हैं जो आपको और जगह पर देखने नहीं मिलती है, जो चर्चा हम करते हैं, वो आपके सामने लाने की कोशिश है। और कोशिश यही रहेगी कि हर बार जो ईमानदारी से बात हमारे मन में है, जो हम ऑफ रिकॉर्ड या इनफॉर्मली चर्चा करते हैं, वो फॉर्मली आपको भी चर्चा में लाकर आपके साथ भी करें। और इसके लिए पूरी तैयारी के साथ, डेटा के साथ, आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ आपके सामने आते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप तो इसे लाइक करेंगे ही। पहले आप देखिए, नीचे 2 नाम आपको दिख रहे हैं, डबल चेक बाय संकेत उपाध्याय और सोहित मिश्रा ऑफिशियल, और इन दोनों नाम के आगे सब्सक्राइब के 2 बटन दिख रहे हैं। उसे तुरंत अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में जो बेल आइकॉन आपको नजर आएगा उस पर भी आप क्लिक कर लें। ऐसे में होगा ये कि हफ्ते भर जो सारे वीडियो संकेत कर रहे हैं, जो सारे वीडियोस मैं कर रहा हूं, उसकी जानकारी आपको मिलती जाएगी। और रविवार के दिन तो हम यहाँ पर मिलते ही रहेंगे, और बाकी भी जो जानकारियां हैं, क्योंकि अगर आपको ये तथ्य पसंद आते हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं, वो अंदाज, वो स्टाइल आपको पसंद आता है, तो ये स्टाइल पूरे हफ्ते इन दोनों चैनल्स पर आपको देखने मिलेगा। इसलिए इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हर रविवार को तो हमारे सामने आए भी। संकेत, आप भी शुरुआत आपने की है, अंत भी आज आप ही कीजिए। अरे नहीं, ऐसा नहीं, आपने कह दिया, लेकिन वो शुरुआत में जो मैंने सवाल पूछा था, जो दर्शक मुझसे पूछ रहे थे, उसका जवाब दे दीजिए। ये जो आपके चेहरे पर जो ग्लो है, उसकी वजह क्या है? मैं संकेत बहुत मेहनत करता हूँ, पसीना है। मशरूम नहीं खा पा रहा हूँ अभी। हाँ।
600 रुपए मशरूम किलो खाना का चाहिए। मशरूम नहीं खा पा रहा हूँ, बाकी ठीक है। दर्शकों, बड़ा अच्छा लगता है ये बात करके, ये बातचीत करके। दिल हल्का भी होता है, थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाती है। मिजाज इस चर्चा का इसी तरीके का है। थोड़ी गंभीर बात भी कर लेते हैं, लेकिन अपने एलिमेंट्स में रह करके। लेकिन इस सब के पीछे का मकसद यही है कि आप लोग देखें। जैसे कि इस कार्यक्रम में हम 1000 बार बोल चुके हैं और कई बार बोल चुके हैं, अगर आप ये समझें कि आपका तुष्टिकरण होगा तो नहीं होगा। आई विल नॉट अपीज एनी व्यूअर, लेकिन हां, आई विल अपील ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ऐसी बात जरूर की जाएगी जो तथ्यों के साथ प्रस्तुत की जाए और वो आपको रोचक लगे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको रोचक लगे और बात को मैं तथ्यों को उस तरीके से घुमा दूं, ना सोहित ऐसे काम करेंगे ना मैं। तो क्योंकि आपने इस विश्वास को इतना ज्यादा, या इस तरीके को, पत्रकारिता के इस मूल तरीके को इतना ज्यादा इसमें विश्वास दिखाया है, सबसे पहली बात तो इसके लिए आभारी। और दूसरा, आपसे दिली गुजारिश, हौसला अफजाई के लिए सिर्फ आपसे एक चीज की उम्मीद है, सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और डबल चेक बाय संकेत को सब्सक्राइब कर दें। दोनों बटन्स नीचे हैं। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि और जो हफ्ते भर में प्रोग्राम्स होंगे वो भी मैं चाहता हूं कि आप देख सकें, सो दैट यू गेट अ बेटर सैंपलिंग ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी एंड सोहित। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों।